I really would not have been able to do this without IFS team. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं स्वाति और डियर ऑडियंस, आज का इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम मेघा से बात करने वाले हैं और हम खुद जानने वाले हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी थी, कैसे उन्होंने IIT जैम BT के लिए प्रिपेयर किया, कैसे इतना अच्छा रैंक 46 होल्ड किया। तो आप खुद उनके मुंह से सुनेंगे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बुलाते हैं मेघा को। हेलो मेघा, वेलकम टू IFAS। Hello ma'am, thank you for having me. थैंक यू सो मच। कैसे हो मेघा आप? I am very fine, I am happy. ओके, तो मेरा पहला सवाल यही से है कि आपको अभी मतलब घर वालों के रिएक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, स्कूल के कॉलेज के, आप IFS के टीचर, सबसे मिलके ये आपकी इस अचीवमेंट के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत इनिशियली आई फेल्ट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉप 50 रैंक आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन वाज एकदम सरप्राइज एंड ओवरवेलम एंड एवरीथिंग, एंड नाउ आई फील वेरी मोटिवेटेड। आई फील कि IFS के टीचर्स, माय पेरेंट्स, माय कॉलेज टीचर्स, एवरीवन, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट थ्रू आउट दिस जर्नी, एंड आई फील लाइक कि अब सबके ब्लेसिंग्स के साथ आई कुड गेट दिस, एंड अब फर्दर मुझे और भी आगे के एग्जाम्स में और बेटर करना है। बिल्कुल, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो सबसे पहले मेरा एक दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आप टॉप 50 में आओगे? लाइक हैव यू एवर एक्सपेक्टेड दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? No, I did not think about the rank or anything while preparing for the exam. मेरा ये फोकस था कि no matter what happens, मैं अपना बेस्ट दूँ, किसी भी सिचुएशन में हो मेरा बेस्ट जाना चाहिए। तो पेपर के बाद मैंने चेक किया था ऑफिशियल आंसर की से, तो मुझे पता था कि क्या मार्क्स है। तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी ये मार्क्स में ना आई कैन गेट टॉप 100, बट फिर उस पे भी मैंने ज्यादा थॉट नहीं दिया बिकॉज आई वाज हैप्पी कि चलो मैंने तो मेरा बेस्ट दे दिया, एग्जाम अच्छा गया। हाँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टॉप 50। तो मतलब मैंने रिजल्ट का सोचना ही छोड़ दिया था फ्रैंकली। तो जब रिजल्ट आया एंड आई सॉ, तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। दैट्स ट्रू। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो एग्जाम अभी देना चाहते हैं या देने वाले हैं, उनके लिए एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट जो एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी जिसको सुन के शायद उनकी मुश्किलें आसान हो, या ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज अगर मुझे किसी ने बताई होती तो मैं इतनी परेशान या इतनी वरिड नहीं होती एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान? मैम आई थिंक मैं 3-4 चीज़ें सिर्फ यही कहूँगी। पहले तो स्ट्रैटेजाइज करना ज़रूरी है, एक टाइमलाइन होना ज़रूरी है कि आपको कब शुरू करना है और कब तक यू वांट टू फिनिश द सिलेबस, व्हेन यू वांट टू रिवाइज द सिलेबस, व्हेन यू वांट टू गिव द मॉक। सो फॉर्म अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, देन स्टे कंसिस्टेंट विद दैट स्ट्रैटेजी। ऐसा ब्रेक अगर पड़ेगा प्रिपरेशन में बीच में तो बहुत मुश्किल होता है टू कवर द सिलेबस बाय द टाइम एग्जाम कम्स। सो बी कंसिस्टेंट, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दिस वाज वन मिस्टेक आई मेड कि रिवीजन थोड़ा मैं कम करती थी, तो मुझे लास्ट में वो रियलाइज हो गया था लकीली, तो मैंने कर लिया। बट देन स्टार्टिंग से अगर वो हैबिट है रिवीजन की तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड एक ये है कि अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन को और अपनी मेथड्स को बाकी एस्पिरेंट्स के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, हर इंसान का सिचुएशन और जर्नी अलग है। तो हमें उसको स्टिक करना चाहिए जो हमको सूट करे, जो हमारे लिए वर्क करे। So don't compare yourself to anyone in any way, and eventually to bind all these things together, one thing that will always drive you is your passion for the subject. And if you have that, so learning the subject will become so interesting in itself, then it does not feel like studying, it does not feel like a very difficult job. So be passionate about what you are studying and it will make everything more easy for you. वंडरफुल मेघा, आपने इतने अच्छे अपने जो 3-4 बातें कही हैं। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी और पैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको तैयारी के दौरान ये नहीं लगता है कि यू हैव टू फेस सम एग्जाम और समथिंग, बिकॉज आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं जानना चाहूंगी कि आप बचपन में कैसी थी? मतलब अभी तो ऑब्वियसली पता चल रहा है मुझे कि यू आर टू गुड इन स्टडीज और आप इतनी इंटरेस्टेड हो। अभी जैसे कि हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आपका अगला एम गेट भी है जो 23 अप्रैल को है, राइट? Yes. या
सो गेट-बी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जस्ट आपने आईआईटी जैम इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, फिर गेट-बी, तो ये सब प्रिपरेशन से मुझे लग रहा है कि आप काफी स्टूडियोस हो। तो हमें मतलब हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा बताइए कि आप बचपन में कैसे थी? मैं बचपन से ही मतलब आई वॉज स्टूडियस, आई ऑलवेज इंजॉयड स्टडिंग। मतलब मेरे लिए कभी स्टडिंग वॉज नॉट लाइक अ बोरिंग टास्क और समथिंग सो डिफिकल्ट दैट आई हैव टू डू। आई वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड बाय नेचर। तो मुझे हमेशा से साइंस में, मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है कि ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा इंटरेस्टेड थी इसी लाइन में। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी कि मैं हमेशा से ऐसे, मेरा कभी कोई रैंक आता नहीं था स्कूल में। आई वॉज वेरी एवरेज, अच्छा, ओके। 85% एंड 80%, 90% बहुत रेयरली आया। मतलब स्कूल में आप मतलब नॉर्मल थे, लेकिन अभी आपकी मेहनत देख के कोई कह नहीं सकता है ऐसा। एंड बिकॉज स्कूल में आई वाज ऑलवेज मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। राइट, अपना सक्सेस या अपनी एबिलिटीज को कभी अपने रिपोर्ट कार्ड से जज नहीं किया। तो बिल्कुल दैट करेक्ट। वाज द मेन थिंग कि इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग, तो वो लास्ट में वही मैटर करता है। दैट्स सो ट्रू। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी अंडरस्टैंडिंग को कभी रिपोर्ट कार्ड से आप मैच मत करो, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड डजंट रिफ्लेक्ट कि आप क्या पढ़ रहे हो और कितना आप जानते हो, आपका नॉलेज कितना है। वो सिर्फ एक एक वे है आपको आगे बढ़ने के लिए, रिपोर्ट कार्ड जो दिया जाता है एवरी क्लास में, ये सब। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कब ये रियलाइज हुआ कि आपको बीटी में इंटरेस्ट है एंड यू डोंट वांट टू परस्यू एनीथिंग? क्योंकि मैं आपसे अभी बात करी तो आपने मुझे बताया कि यू हैव आल्सो क्लियर्ड एमबीबीएस, सो व्हिच इज लाइक ड्रीम फॉर मेनी पीपल। तो आपने एमबीबीएस करने के बाद भी बीटी को चूज किया, व्हाई? मतलब आपको कब ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मेरा पैशन तो फिर बीटी है, आई गो विद दिस ओनली? So मैम, starting like when I was in 11th standard, back in like I think 5 years पहले के टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे करके कुछ होता है। तो मैंने अपने 11th standard में I started preparing for the medical entrance examination and I was doing that for 2 years and then 12th जैसे खत्म हुआ and I studied biotechnology 12th में. So from there I started thinking कि maybe biotech is something that I'm more interested in. And by the time 12th was finished, I also realized कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बायो में नहीं है। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी उतना ही पसंद आ रहा है जितना मुझे बायो आ रहा है। करेक्ट, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मल्टीडिसिप्लिनरी हो। एंड आई बिलीव कि आज के एरा में बायोटेक से ज्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड बहुत मुश्किल है ढूंढना। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये ऑप्शन बेटर है। तो मैंने उस टाइम पे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए थे। मैंने अपने जो बायोटेक में बीएससी करने के लिए भी अप्लाई किया था और मुझे दोनों तरह से लकीली सिलेक्शन मिला। And then I made the choice of pursuing biotechnology rather than MBBS. तो तब 12th में I think मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे मतलब आपने जब रियलाइज किया कि आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं करना है, तब आपने सोच लिया कि मैं एमबीबीएस में होने के बाद भी नहीं जाऊंगी और बीटी कंटिन्यू करूंगी। दैट्स सो ब्रेव ऑफ यू मेघा, आई वुड से, बिकॉज एमबीबीएस की सीट कोई छोड़ता नहीं है और आपने अपने पैशन को उससे ऊपर रखा, विच इज कमेंडेबल, आई फील। अच्छा मेघा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भी जानती है कि आपके एज के, यानी कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स देते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स देख के, तो कभी सामने वाले से खुद को कंपेयर करके कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। और आजकल के टाइम पे तो डीमोटिवेट होना बहुत आसान है, राइट? क्योंकि मोटिवेशन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मैं ऐसे में आपसे जानना चाहती हूँ कि आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी? मतलब आपके लिए क्या एक I would say motivation mantra for you? I would ask that. मैम, मेरे डीमोटिवेशन के पीछे 2 रीजंस होते थे। एक रीजन ना यही होता था कि जैसे टेस्ट में कभी मार्क्स नहीं आए या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो आई यूज्ड टू अप्रोच दिस वेरी ऑब्जेक्टिवली कि मुझे डीमोटिवेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक का ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो अब मैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ? तो मैं हमेशा वो डीमोटिवेशन जिस प्रॉब्लम से आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की तरफ ज्यादा फोकस करती थी। और दूसरा ये रहता था कि जैसे अगर इफ आई एम फीलिंग कि दिस इज टू मच एंड हाउ विल आई कवर द सिलेबस, या कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, तो I used to just remind myself that why I took biotechnology in the first place. And
to remind myself of that purpose, that passion that I have for my subject. And sometimes that devotion is so strong कि वो आपको खींच के वापस लाइन पे ले ही आता है. कितना भी demotivation आपको हो जाए, वो आपका passion अगर इतना strong है, so eventually you will pick yourself up and you will start working. तो I think मेरे लिए तो यही था कि कुछ भी है biotech ही करना है and I have to fulfill that purpose. Lovely, Megha. I would just like to point this out for every student who's watching this video and who will watch this, कि आपने जैसा कि बोला कि कोई भी डीमोटिवेटेड चीज या डीमोटिवेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि आपको आपके पैशन से दूर कर ले, विच इज वेरी वेरी गुड. एक्चुअली मतलब आप इतने कितने भी डीमोटिवेट हो जाओ, अगर आप अपने पैशन के बारे में सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं से होप, इंस्पिरेशन आई जाती है. वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड मेघा. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपने IIT JAM BT क्लियर किया, राइट, तो उसमें जैसे 3 सेक्शंस है, तो मैं जानना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि आपने उनकी प्रिपरेशन सेक्शन वाइज कैसे की. मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि सेक्शन A में ऐसे करूं, B ऐसे करूं, C में ये प्रैक्टिस करूं. सो व्हाट वाज योर लाइक फुल टाइम स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम? Ma'am, one strategy I used to call it NPR. N stands for notes, P for practice, and R for revision. So Lovely. NPR. Please repeat this for our audience. NPR, N for notes, P for practice, and R for revision. So whenever you study for the first time, you make the notes. Then you practice the questions. Then after practicing, कोई question मिल ही जाएगा जो solve नहीं हुआ. तो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता उसको फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करें, फिर रिवाइज करने के बाद फिर से प्रैक्टिस करें, और जैसे ही हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना नोट्स में ऐड करने के लिए मटेरियल मिलेगा. तो देन अपडेट योर नोट्स आल्सो कॉन्स्टेंटली. तो मैं थ्रू आउट कोई भी सेक्शन A, B, C के लिए ये NPR स्ट्रैटेजी आई यूज्ड टू फॉलो. एंड जहाँ तक सेक्शन A और B का सवाल है, तो एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट बेस्ड इवेंचुअली. सो कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस करना. एंड सेक्शन A इज द ओनली सेक्शन जहाँ नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो वो एक्यूरेसी इंक्रीज करना कि कैसे भी करके आप आपका नेगेटिव मार्किंग एटलीस्ट आप लीस्ट करें. और जितना एनी टिप फॉर द स्टूडेंट्स कि हाउ टू लाइक अवॉइड नेगेटिव मार्किंग? Ma'am, practicing as much as possible. That is the only thing, because negative mark, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो it is about the confidence कि हम कितने कॉन्फिडेंस क्या कह सकते हैं कि ये सही है. वो कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आता है. तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना सेक्शन A और B आसान होता जाएगा. सेक्शन B में दूसरा मेथड है कि हम एलिमिनेशन कर सकते हैं ऑप्शन का, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट है. तो अगर 3 सही और एक आपको सही नहीं लग रहा तो हिसाब से यू कैन एटलीस्ट ट्राई कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाए एलिमिनेशन. C सेक्शन है जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो उसके अंदर अगेन प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इट हैज टू क्लिक कि वो जो क्वेश्चन पूछा है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और उस कॉन्सेप्ट का मैं क्या एप्लीकेशन डालूं. एंड एक और टिप ये रहता है कि जैसे लास्ट कुछ 1 महीने में ऑलवेज ट्राई टू यूज दैट वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती है. और एग्जाम में अगर आप तुरंत उसको देखोगे और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया यूज करने में, सो जितनी भी मैं कैलकुलेशंस करती थी तो आई यूज्ड टू यूज दैट कैलकुलेटर इटसेल्फ जो जाम के पहले से ही, मतलब यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस बाय दैट ओनली कि ताकि आपको एग्जाम के टाइम न्यू भी ना लगे. हाँ, थोड़ी familiarity रहे. Yeah. So these were the tips, but eventually everything is about the concept and not just knowing the concept but also knowing when to apply it. तो ये दोनों चीजें क्लब करेंगे तो आई थिंक कोई भी फिर सेक्शन हो A, B या C, it will be always easy to score. लवली मेघा, मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजीज है और जो प्रिपरेशन टेक्निक मैं कह सकती हूँ काफी सॉर्टेड, I can view that कि काफी sorted थी. It was not clumsy कि आप कभी कुछ decide करे हो कभी कुछ. It was like more like very much arranged, I would say. Yeah. That's beautiful. अच्छा मेघा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल का, क्योंकि ये this is the era of like digitalization, modernization. तो ऐसे टाइम में आपने सोशल मीडिया अगर आप यूज करती हैं या नहीं करती हैं वो आप बता सकती हैं, और अगर करती हैं तो आपने सोशल मीडिया और अपनी स्टडी लाइफ यानी कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया? हाउ यू लाइक बैलेंस्ड? I used to use, like I still use, I have my accounts, but मैं इतना उसको रेगुलरली नहीं देखती थी. और स्पेसिफिकली जैम के टाइम पे आई थिंक मैंने जून 2021 से लेके फरवरी 2022 तक मैंने सिर्फ 2 या 3 बार ही मेरा लॉगिन किया होगा अकाउंट. तो मैंने वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दूर रखा था. एंड जहाँ तक सो इंस्टाग्राम, फेसबुक तो यूज करना ही नहीं है, वो तो जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें. एंड यूट्यूब पे तो IFS के चैनल पे इतने सारे वीडियोज हैं और
इतना सारा स्टडी मटेरियल मिलता है ऑनलाइन भी। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया को थोड़ा पॉजिटिवली लेके ऐसे यूज करे कि वो हमारी प्रिपरेशन में एड करे। अच्छा, मतलब एज अ डिस्ट्रैक्शन उसको ना देखें, आप वो प्लेटफॉर्म यूज करो जिससे आपको बेनिफिट हो। एग्जैक्टली तो मैं इस तरीके से मैं बहुत सिलेक्टिव थी कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे क्या देखना है, और मैं उतना ही देखती थी। और मैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सोशल मीडिया का मुझे पसंद भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो कभी कोई ऐसा टेम्पटेशन था ही नहीं कि मैं बार बार इंस्टाग्राम खोलूँ या कुछ करूँ। तो इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आप जब एक चीज के लिए डेडिकेटेड होते हो तो आपको बाकी चीजें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही लगती है, या लगनी भी चाहिए। आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए एक्चुअली। अच्छा मेघा, आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी सक्सेस हासिल की है, इतना अच्छा रैंक विच इज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल। आपने मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज तो बता दी, आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे की। मतलब स्ट्रैटेजीज ठीक है, मतलब आपने जो बता दी कि सेक्शन ABC आप प्रैक्टिस करो, पहले तो नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो जो टॉपिक्स आपसे नहीं हुए, लेकिन आपने तैयारी की कैसे? और आप अपनी सक्सेस का, जो एक इंसान जब सक्सेसफुल होता है तो देयर इज अ लॉट नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको किसको देना चाहती हैं? मैम पहले सवाल का तो ये था कि मैंने अपनी तैयारी को 3 फेज में डिवाइड किया था। जो पहला फेज था मैंने सिर्फ उसमें बैठ के, दिस स्टार्टेड इन मई ऑफ 2021 कि मैंने IFS के कोर्स में एनरोल किया था, और उसी टाइम पे मैंने जब वो इंट्रोडक्शन लेक्चर अटेंड किया था DJ सर का उसमें, तो उसके बाद मैंने बैठ के क्या किया कि मैंने रिवर्स प्लानिंग की कि अगर मेरा फेब में एग्जाम है तो मुझे कैसे भी करके दिसंबर तक आई हैव टू फिनिश द सिलेबस, एटलीस्ट वंस मेरा पूरा हो जाना चाहिए। तो दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है और अभी मई का फर्स्ट वीक है, तो हाउ मच टाइम डू आई हैव, एंड मैं इतने टाइम में कैसे टॉपिक्स को डिवाइड करूं कि मेरा दिसंबर तक एटलीस्ट एक बार का सारे सब्जेक्ट का हो जाए। तो पहले तो एक ये टाइमलाइन दिमाग में फिक्स होना और ये रिवर्स में प्लानिंग करना थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा। फिर जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है, तो मैंने 2-3 की चीजें याद रखी थी। एक था कंसिस्टेंसी, कि एवरी वीडियो लेक्चर्स जो ऐप में आते हैं, लाइव क्लासेस हैं या रिकॉर्डेड है, जो भी है, आई हैव टू वॉच देम, आई हैव टू मेक द नोट्स, आई हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो बिकॉज बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं सेल बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, फिर मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैं दोनों पढ़ने के बाद वो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं और उन दोनों को मिक्स करके भी कोई सवाल कभी बन सकता है क्या, तो इस टाइप का भी सोच के तो मैं हर टॉपिक को आइसोलेशन में नहीं पढ़ती थी, मैं सबको कनेक्ट करके अपने दिमाग में ऐसा रफली माइंड मैप हमेशा रहता ही था कि ये है तो फिर ये है करके। सो इस तरीके से हमेशा टॉपिक्स को कनेक्ट करके चले और क्वेश्चन जितना हो प्रैक्टिस करें। एंड लास्ट थर्ड फेज में मॉक टेस्ट देना और फिर अपनी प्रिपरेशन को लास्ट में एनालाइज करना, और जो भी टॉपिक्स वीक रह गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और कोई नया टॉपिक ना पढ़े, ये चीजें मैंने ध्यान में रखी थी। और जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, तो आई थिंक माई फैमिली दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट थ्रू दिस, सो माई पेरेंट्स, माई ग्रैंडमदर, नानी एंड एवरीवन, एंड फिर IFS की टीम, बिकॉज आई रियली वुड नॉट हैव been able to do this without IFS team, because आई रिमेम्बर जैसे मैं यूट्यूब पे पहले लेक्चर्स देखती थी, तो DJ सर के कुछ वीडियोस होते थे, KC सर के कुछ लेक्चर्स आते थे, तो मैं वो पहले देखा। फिर जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने इतना मतलब इतना अच्छे से वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि एक टॉपिक पूरा स्टार्ट से लेके फिनिश तक आपको एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो इतना डिटेल में इतना अच्छे से करवाते हैं, एंड इट इज़ लाइक नाउ इफ समबडी सेज बायोकेमिस्ट्री, तो मेरे दिमाग में तुरंत KC सर और ऋषभ सर आएंगे। फिर कोई सेल बायोलॉजी बोलेगा तो आई थिंक ऑफ सर, मॉलिक्यूलर बोलेगा तो आई थिंक ऑफ प्रतीक्षा मैम, ऐसे फिर इम्यूनोलॉजी है तो आई थिंक ऑफ विशाल सर के पढ़ाते थे। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आई रिमेम्बर प्रांशु सर के लेक्चर आते थे। टीचर्स के सबके नाम भी याद है यार, बिकॉज मैं इतना वो मतलब आप मुझे एक्चुअली मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आप मुझे मतलब स्ट्रीम के साथ साथ उससे आप किस टीचर को रिलेट करती है वो भी बता रही है। वेरी गुड। मैं पूरा उसको ऐसे ही पढ़ती थी, बिकॉज सबने इतना पेशेंटली और इतना डिटेल में पढ़ाया है कि मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाने में और प्रैक्टिस करवाने में। वैसे केमिस्ट्री में जैसे प्राजक्ता मैम है, मैथ्स में ओमकार सर है, फिजिक्स में सिद्धार्थ सर है, नीलेश सर है, लालजी सर है, सबसे पढ़ा है। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल, आपका जो सिस्टर चैनल है जो
SIR के लिए है, उस पे भी हाँ। मैं कुछ-कुछ टॉपिक्स के वीडियोज़ मैं उस पे भी देखती थी। अच्छा, चाहे वो मतलब यूट्यूब बाकी चैनल्स में भी आपने जो भी आपको हाँ, आपके काम के तहत जहाँ-जहाँ से मुझे मटीरियल जितना भी आईएफएस से मिलता था, चाहे यूट्यूब पे या ऐप पे, आई यूज्ड टू टेक एंड लास्ट में आई रिमेंबर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा था, जस्ट हाँ, लाइक 5-4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, हुँ, उसमें से कितने क्वेश्चन्स आए थे, लाइक अलीशा मैम भी जो क्वेश्चन्स करवा रहे थे, देयर वर एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन्स इन द एग्ज़ामिनेशन, सो इट ओके, वाज़ वेरी हेल्पफुल। तो आई दैट्स थिंक अगर ब्यूटीफुल। सिर्फ यूट्यूब चैनल को भी अगर कोई भी एस्पिरेंट एकदम अच्छे से देखे सारे हुँ, प्लेलिस्ट, तो हर टॉपिक पे वीडियोज़ हैं। आईएफएस के चैनल पे, तो आई डोंट थिंक किसी को भी प्रिपरेशन में कोई मटेरियल की या क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होनी चाहिए, और बुक भी मैंने बायो साइंस की दोनों बुक यूज की है प्रैक्टिस के लिए। ब्यूटीफुल मेघा, मतलब आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, लाइक ऐसा लग रहा है मैं भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ। मतलब अगर मुझे नहीं भी पता है तो आई एम लाइक गेटिंग टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मतलब इतना इंटरेस्टिंगली आप बता रहे हो। अच्छा मेघा, अगर आपने अभी तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप मैंने आपसे बात की तो आपने बोला कि आप गेट भी दे रहे हो। सो जी। व्हाट नेक्स्ट? मतलब आपने अगला कुछ तो सोचा होगा, कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए होंगे या आपको क्या करना है आगे? क्या प्लान्स हैं आपके? मैम अभी के लिए तो अभी आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन गेट बी राइट नाउ, सो दैट इज माय इमीडिएट प्लान कि गेट बी क्लियर करना है, और उसके All the बाद very best, Megha. You are lovely, and I want to wish you from all the मतलब the complete team very best for your exams and future endeavors. थैंक यू। एंड बस फिर वो उसके बाद आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम कॉलेजेस लाइक आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएससी बैंगलोर, रुड़की है। Okay. सो नाउ आफ्टर गिविंग द एग्जाम आई विल सी कि मुझे कहाँ एडमिशन मिल रहा है, व्हाट आई एम लाइकिंग एंड वेयर आई वांट टू गो एंड Mm, एवरीथिंग। एंड देन आगे अगेन बिकॉज दिस इज लाइक कि ये तो अभी सिर्फ एमएससी के एंट्रेंसेस हुए, अब mm, मुझे एसआईआर की भी तैयारी करनी है, वो भी mm, पूरा है। तो आई प्लान दैट ऑल्सो कि अभी अगले हाँ, 2 साल में कौन से एग्जाम आएंगे और वो हाँ, कैसे देना है, बिकॉज इतना पता है कि फ्यूचर बायोटेक में ही चाहिए, सो जितना मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूंगी ज़रूर, उतना हाँ। हेल्पफुल रहेगा। उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिल्कुल सही। It was lovely talking to you, मेघा। मतलब आप बहुत ही सॉर्टेड हो सबसे पहले तो, लाइक यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट आल्सो, व्हिच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस मेघा फॉर योर सक्सेस। आई एम श्योर एवरीवन इज प्राउड ऑफ यू, योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आवर होल टीम आल्सो। जाते जाते एक लास्ट मैसेज आप जो हमारी ऑडियंस और स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई भी मैसेज? मैम पहला यही कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं उसका जितना हो सके यूज करें, यूट्यूब पे सेशंस अटेंड करें, इतना अच्छा मटेरियल, इतना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट दैट यू कैन। एंड मैंने जैसे पहले ही कहा था, डोंट कंपेयर योर जर्नी विद एनीवन एल्सेस, स्टे कंसिस्टेंट, एंड डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, बिकॉज ये आपका गोल भी इतना बड़ा है ना जैम को क्लियर करना, सो वो गोल जितना बड़ा उतनी बड़ी चैलेंजेस होंगी, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली and don't let that passion die within you. You keep that alive तो motivation मिलता ही जाएगा। बिल्कुल सही मेघा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। आई एम फीलिंग सो ग्लैड टू हैव यू विथ मी एंड इट वाज लाइक रियली अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग सेशन। आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। आपकी जर्नी से आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर होंगे। यू आर सो मच अ सॉर्टेड, यू नो, सॉर्टेड गर्ल, सॉर्टेड स्टूडेंट, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनको आपके सजेशंस काफी अच्छे लगेंगे। तो बस इन्हीं विशेष के साथ आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेघा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। Thank you. थैंक यू।